रात का सन्नाटा और भारी बारिश ने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को एक डरावने मंजर में बदल दिया था। हरीश सिंह अपने पुराने ट्रक का स्टीयरिंग थामे हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। वाइपर कांच पर जमी धुंध को हटाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके इंजन की गड़गड़ाहट और बारिश की बूंदों का शोर एक अजीब सा संगीत पैदा कर रहा था, जो उसके अकेलेपन को और गहरा कर रहा था। उसने अपने घर की यादों को दिल में संजोया हुआ था, जहां उसकी बेटी सिमरन उसकी वापसी का इंतजार कर रही होगी। गरीबी ने उसे सड़कों का मुसाफिर बना दिया था, लेकिन उसकी ईमानदारी ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। हर मोड़ पर उसे अपनी दिवंगत पत्नी की बातें याद आती थी, जो हमेशा कहती थी कि दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। आज की रात कुछ अलग थी, जैसे हवा में कोई अनहोनी होने का संकेत छिपा हो और रास्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। अचानक उसकी नजर सड़क के किनारे एक चमकती हुई चीज पर पड़ी, जो झाड़ियों के बीच फंसी हुई थी। उसने अपनी हेडलाइट की रोशनी उस दिशा में घुमाई और देखा कि एक महंगी चांदी के रंग की कार बुरी तरह पलटी हुई थी। कार के परखच्चे उड़ चुके थे और उससे धुआं निकल रहा था। हरीश का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि वहां सन्नाटा पसरा हुआ था और कोई दूसरा वाहन वहां नहीं रुका था। उसने अपना ट्रक किनारे लगाया और भारी कदमों से उस मलबे की ओर बढ़ने लगा। वहां कीचड़ में लथपथ एक लड़की पड़ी हुई थी, जिसके कपड़े बहुत महंगे लग रहे थे, लेकिन अब वे खून से लाल हो चुके थे। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और सांसें बहुत धीमी चल रही थीं। वह बेहोश थी और उसकी रेशमी जुल्फें सड़क की धूल में सनी हुई थीं। हरीश ने चारों ओर देखा, लेकिन मदद के लिए वहां कोई नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि शहर अभी बहुत दूर था और यह रात का सबसे खौफनाक समय था। एक पल के लिए उसके मन में पुलिस और कचहरी के चक्करों का डर पैदा हुआ, जो अक्सर गरीब ड्राइवरों को परेशान करते हैं। उसने सोचा कि अगर वह इस अमीर लड़की को हाथ लगाएगा तो शायद उसे ही अपराधी मान लिया जाएगा। लेकिन फिर उसकी अंतरात्मा ने उसे झकझोर दिया और उसे लगा कि अगर आज उसने इस जान को नहीं बचाया तो वह कभी खुद को माफ नहीं कर पाएगा। कर्मा का सिद्धांत उसके सामने खड़ा था, जो कहता है कि निस्वार्थ सेवा ही सच्ची ईश्वर भक्ति है। उसने बड़ी सावधानी से लड़की को अपनी बाहों में उठाया। वह फूल की तरह नाजुक और बेजान लग रही थी। उसे अपने ट्रक के केबिन में ले जाकर एक फटी हुई लेकिन साफ चादर पर लिटा दिया। ट्रक का केबिन, जो कल तक सिर्फ एक मशीन का हिस्सा था, आज एक जीवन रक्षक नाव बन गया था। लड़की के हाथ में एक महंगी घड़ी थी, जो अभी भी टिक टिक कर रही थी, मानो कह रही हो कि समय बहुत कम बचा है। हरीश ने ट्रक स्टार्ट किया और अस्पताल की तलाश में दौड़ पड़ा। ट्रक की गति अब सामान्य से कहीं अधिक थी और हरीश की नजरें लगातार सड़क और उस लड़की के चेहरे के बीच घूम रही थीं। उसने अपने डैशबोर्ड पर रखी भगवान गणेश की छोटी सी प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि यह जान बच जाए। बारिश और तेज हो गई थी, जिससे रास्ता देखना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसके अंदर की हिम्मत उसे रुकने नहीं दे रही थी। हर गड्ढा और हर मोड़ उसे डरा रहा था। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी पूरी ताकत लगा दी। दूर कहीं एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी, जो शायद किसी सरकारी अस्पताल या डिस्पेंसरी की थी। हरीश ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे पता था कि असली चुनौती तो अभी शुरू होने वाली है। जब वह अस्पताल के गेट पर पहुंचा, तो वहां तैनात गार्ड उसे शक की निगाहों से देखने लगा। एक मामूली ट्रक ड्राइवर और एक अमीर दिखने वाली लड़की का यह मेल सबको हैरान करने वाला था। उसने चिल्लाकर स्ट्रेचर मांगा और वार्ड बॉय को जल्दी करने के लिए विनती की। उसकी आंखों में आंसू थे। अस्पताल की गलियारों में स्ट्रेचर के पहियों की आवाज गूंजने लगी और डॉक्टरों की एक टीम तुरंत हरकत में आ गई। हरीश बाहर बरामदे में खड़ा होकर अपने कांपते हाथों को देख रहा था, जिन पर अभी भी उस लड़की के खून के निशान थे। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसका ट्रक सड़क के बीचों बीच खड़ा है या उसे पुलिस का सामना करना पड़ेगा। उसके मन में केवल एक ही विचार था कि वह मासूम लड़की बच जाए, जिसे उसने मौत के मुंह से निकाला।
था। थोड़ी देर बाद एक पुलिस कांस्टेबल वहां पहुंचा और उसने हरीश से पूछताछ शुरू कर दी। उसके लहजे में कठोरता और अविश्वास था। वह बार बार पूछ रहा था कि एक ट्रक ड्राइवर को यह अमीर लड़की कहां मिली और क्या उसने ही टक्कर मारी थी। हरीश ने हाथ जोड़कर पूरी सच्चाई बताई, लेकिन पुलिस का रवैया ऐसा था जैसे वह कोई अपराधी हो। उसे समझ आ गया था कि सच्चाई की कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन उसने अपना धैर्य नहीं खोया और चुपचाप सवालों के जवाब देता रहा। डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने बताया कि लड़की की हालत बहुत नाजुक है और उसे बड़े अस्पताल में ले जाने की जरूरत पड़ सकती है। उन्होंने हरीश से पूछा कि क्या वह उसके परिवार को जानता है, लेकिन हरीश के पास कोई जानकारी नहीं थी। उसने केवल उसके पास मौजूद एक छोटा सा पर्स डॉक्टरों को थमा दिया, जो कार के पास गिरा हुआ मिला था। पर्स के अंदर कुछ पहचान पत्र और ढेर सारे क्रेडिट कार्ड थे, जो इस बात का सबूत थे कि वह बहुत बड़े घर की बेटी है। जैसे ही अस्पताल के कर्मचारियों ने पर्स खोला, वहां सन्नाटा छा गया, क्योंकि अंदर मिले दस्तावेजों पर मेहरा खानदान का नाम लिखा था। मेहरा परिवार शहर का सबसे रसूखदार और अमीर परिवार था, जिनके पास न केवल पैसा था बल्कि सत्ता की चाबी भी थी। अस्पताल के डीन खुद बाहर दौड़ते हुए आए और उन्होंने तुरंत शहर के सबसे बड़े सर्जनों को बुलाने का आदेश दिया। अचानक उस छोटे से अस्पताल का माहौल बदल गया और वीआईपी उपचार की तैयारियां शुरू हो गईं, जिससे हरीश किनारे हो गया। मीडिया को भी इस खबर की भनक लग गई और कुछ ही समय में ओबी वैन अस्पताल के बाहर जमा होने लगी। हर कोई यह जानना चाहता था कि अनन्या मेहरा, जो दिल्ली की सबसे चर्चित हस्ती थी, इस हालत में यहां कैसे पहुंची। कैमरों की चमक और पत्रकारों के शोर ने हरीश को और भी डरा दिया। वह अपनी पहचान छुपाने की कोशिश करने लगा। उसे लगा कि अब वह इस तमाशे का हिस्सा बन गया है, जिससे वह हमेशा दूर रहना चाहता था। लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था। अस्पताल के एक कोने में बैठकर वह अपने पुराने फटे हुए बटुए को देख रहा था, जिसमें सिमरन की तस्वीर थी। उसने सोचा कि अगर उसकी बेटी के साथ ऐसा कुछ होता तो क्या कोई उसकी मदद के लिए आगे आता। यह सोचकर उसकी आंखों में नमी आ गई और उसने ईश्वर का शुक्रिया अदा किया कि उसने उसे सही समय पर वहां भेजा। हालांकि वह गरीब था, लेकिन आज उसने महसूस किया कि इंसानियत की कोई कीमत नहीं होती और वह किसी भी दौलत से ऊपर है। मेहरा परिवार की गाड़ियां अस्पताल के परिसर में पहुंचने लगीं और काली वर्दी वाले सुरक्षाकर्मियों ने पूरे इलाके को घेर लिया। विक्रम मेहरा परिवार इंदी विक्रम मेहरा गाड़ियां और वर्दी वाले इलाके को घेर लिया संतराप है, जो अनन्या के पिता थे। अपने चेहरे पर घबराहट और गुस्से के भाव लिए कार से उतरे। उन्होंने किसी से बात नहीं की और सीधे ऑपरेशन थिएटर की ओर बढ़ गए, जहां उनकी बेटी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। उनके आने से अस्पताल का स्टाफ और भी ज्यादा सतर्क हो गया और हवा में एक अजीब सी भारीपन और तनाव महसूस होने लगा। विक्रम मेहरा ने जब सुना कि उनकी बेटी को एक ट्रक ड्राइवर यहां लाया है, तो उन्होंने उसकी ओर एक हिकारत भरी नजर डाली। उन्हें लगा कि शायद यह कोई चाल है या फिर इसी ड्राइवर की लापरवाही की वजह से उनकी बेटी की यह हालत हुई है। उन्होंने पुलिस को आदेश दिया कि इस आदमी को तब तक न छोड़ा जाए जब तक पूरी जांच न हो जाए। हरीश को एक छोटे से कमरे में बैठा दिया गया, जहां 2 सिपाही उस पर नजर रख रहे थे, मानो वह कोई कैदी हो। उस कमरे की खिड़की से हरीश को रात का आसमान दिखाई दे रहा था, जहां अब बादल छंटने लगे थे और कुछ तारे चमक रहे थे। उसे भूख और प्यास महसूस हो रही थी, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं मांगा, क्योंकि उसे पता था कि उसकी आवाज की कोई अहमियत नहीं है। वह बस अपनी तकदीर पर विचार कर रहा था कि कैसे एक पल में उसकी साधारण सी जिंदगी एक बड़े तूफान के बीच फंस गई है।